हेलो दोस्तों, नमस्कार। लाइव हो गया ना। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम सुबह जो हमने पढ़ा था अब उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्लास 12th का। उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। आवाज़ आ रही है क्लियर। तो आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के बारे में। हमने सुबह जहाँ पे पढ़ा था वहाँ पे हमने क्या देखा था, एक तो कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जित करते हैं उनके आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण देखा था। और वर्गीकरण देखने के बाद में हमने देखा था कि आपके अमोनोटेलिक यूरिया और यूरिकोटेलिक के बारे में देखा था। फिर हमने उत्सर्जी अंगों के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था मुख्य उत्सर्जी अंग होता है आपका किडनी। क्या होता है? किडनी या वृक्क होता है। फिर हमने देखा था कि उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन कौन से, किडनी, मूत्र नलिका, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इनके बारे में देखा था। फिर अगला पढ़ने जा रहे हैं हम इस उत्सर्जन तंत्र की संरचना के बारे में। किसकी संरचना पढ़ने जा रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र की संरचना। तो उत्सर्जन तंत्र की संरचना पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें आपको जो हमने 4 पार्ट देखे थे, ये 4 पार्ट, एक तो किडनी, मूत्र नलिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इन 4 पार्टों के बारे में हम अलग अलग अच्छे से उनका वर्गीकरण भी पढ़ेंगे कि किडनी की संरचना किस प्रकार की होती है, इनका कार्य क्या होता है, मूत्र नलिका का कार्य क्या होता है, मूत्राशय का क्या कार्य होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और मूत्र मार्ग की संरचना किस प्रकार की होती है। तो हम आगे इस डायग्राम के द्वारा पहले देख लेते हैं कि इसका संरचना किस प्रकार की होती है उत्सर्जन तंत्र की। तो संरचना को जानने से पहले आपको इसमें पता होना चाहिए इसकी स्थिति के बारे में कि ये आपके उत्सर्जन तंत्र जो हमारी किडनी होती है ये कहाँ पे स्थित होती है। तो इसकी संरचना मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे जो वृक्क होते हैं, ये वृक्क उदर गुहा में, उदर गुहा मतलब जो पेट की गुहा होती है, पेट की गुहा में जो कशेरुक मतलब जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उन रीढ़ की हड्डी के मध्य स्थित होती है। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, एक तरफ आपका दायां वृक्क और दूसरी तरफ आपके बायां वृक्क स्थित होता है। स्थिति हो गई कि उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। फिर अगली बात करते हैं इसके वजन की कि इस किडनी होती है, वृक्क, इनका वजन कितना होता है। तो इनका वजन आपको ध्यान रखना है 150 से 170 ग्राम। कितना ध्यान रखना है? 150 से 170 ग्राम। किडनी का वजन कितना होता है? एक गुर्दे का वजन 150 से 170 ग्राम होता है। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं इसकी संरचना कि किडनी की संरचना किस प्रकार की होती है। ये तो आपके उत्सर्जन तंत्र की संरचना। उत्सर्जन तंत्र की संरचना में देखो भाग कौन कौन से। एक ही इधर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? बायां वृक्क, जो आपके रेड कलर की, ये सेम के बीज के आकार की जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये 2 पार्ट हो जाएंगे आपके वृक्क। फिर इधर वाला हो जाएगा बायां वृक्क सिरा, जो आपकी ये ब्लू कलर की है ना, ये ब्लू कलर वाली, ये हो जाएगा बायां वृक्क सिरा। सिरे में क्या होता है? हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, इसीलिए ये कैसी आपके नीले कलर की। फिर आगे है महाधमनी, जो रेड कलर की ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये हो जाएगी आपके महाधमनी। फिर आगे मूत्रवाहिनी, देखो ये दोनों वृक्कों से एक एक मूत्रवाहिनी निकल रही है, दोनों वृक्कों से एक एक मूत्रवाहिनी निकल रही है, तो ये हो जाएगी मूत्रवाहिनी। फिर हो जाएगा महाशिरा, इसके पीछे वाला पार्ट, और मूत्राशय हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये मूत्राशय वाला पार्ट हो जाएगा, और लास्ट में आपके ये पार्ट हो जाएगा यहाँ पे मूत्र मार्ग का पार्ट। ये आपके किडनी की संरचना थी। मैं आपको इसकी 3D स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि किडनी की संरचना किस प्रकार की होती है। ये आपकी किडनी की 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये किडनी की 3D स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखना, ये किडनी के स्ट्रक्चर है यहाँ पे,
ठीक है, ये दोनों वृक्क यहाँ पे स्थित हैं। ये बीच में जो भी पार्ट दिखाई दे रहा है आपका, ये हो जाएगी ये कशेरुकदंड। ये क्या हो जाएगी आपके कशेरुकदंड। बीच वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा आपका कशेरुकदंड। इस कशेरुकदंड के दोनों तरफ ये आपके रेड कलर के, ये देखो, ये मैं जो क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एक ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम कर देता हूँ। और ये दोनों पार्ट आपके क्या है, यहाँ पे वृक्क, किडनी, गुर्दे हैं, दोनों तरफ स्थित होते हैं कशेरुकदंड के। फिर आपको ये ब्लू कलर वाली ये दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर वाली हो जाएगी महाशिरा। क्या हो जाएगी? महाशिरा, जिसके द्वारा क्या होता है कि इन किडनियों में अशुद्ध रक्त लाया जाता है। इन किडनियों में क्या किया जाता है? अशुद्ध रक्त लाया जाता है। और ये आपके रेड कलर की जो नली है ये हो जाएगी आपके महाधमनी, जिसके द्वारा वापस ब्लड को ले जाया जाता है। फिर आगे देखते हैं, इसके द्वारा ये पार्ट आपके इन किडनियों के द्वारा ये दो आपके मूत्र वाहिनी निकल रही है। इन किडनियों से दो वृक्क है, इन दोनों वृक्कों से क्या निकल रही है? आपके मूत्रवाहिनी। ये दो मूत्रवाहिनी निकल रही है यहाँ पे। मूत्रवाहिनी आगे चल कर के किस में खुलती है? आपके मूत्राशय में। मूत्रवाहिनी आगे चल कर किस में खुलती है? मूत्राशय में। ये यहाँ पे बीच वाला पार्ट आपको मूत्राशय का दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन कलर का पार्ट जो मैंने लाइट किया है अब यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का पार्ट कौन सा हो जाएगा? आपके मूत्राशय की मूत्रवाहिनी होती है, वो आगे चल करके किस में खुलती है? आपके मूत्राशय में खुलती है। ये 3D स्ट्रक्चर थी आपकी इस किडनी के बारे में। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि इसकी स्थिति किस तरफ होती है। आपके कशेरुकदंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं, दो किडनियाँ होती है। अब इसमें आप अच्छे से देखना कि एक किडनी है, एक किडनी किस तरफ है आपके वीरेंद्र? अगर ये दोनों किडनियां काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, है ना? तो अगर ये दोनों किडनियां काम करना बंद कर देगा तो हमारे शरीर में क्या होगा? हम किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और ये यूरिया क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर ही संग्रहित रहेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी? ये ब्लड में मिल जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना? क्योंकि ये यूरिया क्या होता है? अमोनिया से थोड़ा कम विषैला है, पर विषैला तो है ना। और ये क्या होगा? ब्लड के साथ में मिलेगा, और जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है, अगर किडनी कार्य करना बंद कर दे तो। इसीलिए हम देख सकते हैं कि कई बार हम देखते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति के गुर्दे फेल होते हैं, किडनी फेल होती है, तो उसका डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस प्रोसेस क्या होती है कि रुधिर होता है, उसका कृत्रिम शुद्धिकरण किया जाता है। अब इसमें आप ध्यान देना कि एक किडनी दूसरी किडनी से थोड़ी ऊपर है। जो आपके लेफ्ट वाली किडनी है वो थोड़ी ऊपर है, और राइट वाली किडनी थोड़ी क्या आपके नीचे की ओर है। तो इनकी स्थिति भी पता चल गई आपको कि लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है और राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है। इन किडनी के ऊपर ही ये संरचना आपके एड्रिनल ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। ये आपके किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में था। अब मैं वापस ले जाता हूँ आपको उसी टॉपिक पे जहाँ पे आप पढ़ रहे थे। तो थोड़ा वेट करना, मैं इसको रोक रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा कि अगर दोनों किडनियाँ काम करना, वो तो मैंने बता दिया आपको, काम नहीं करती है तो क्या होता है कि रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है, और जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। स्थिति देख ली इनकी हमने कि ये स्थित कहाँ पे होते हैं किडनी। एक वाली किडनी आपके लेफ्ट, मतलब बाएं वाली जो किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, और जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है। ठीक है, इसकी संरचना के बाद में आगे हम पढ़ते हैं। ये है आपकी एक किडनी की संरचना। ये संरचना किसकी? आपके एक किडनी की संरचना। अब अच्छे से देखना इस संरचना को। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि उत्सर्जन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या होती है? बताओ आप कमेंट करके। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या होती है? उत्सर्जन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कमेंट करके बताओ।
कि उत्सर्जन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या होती है। पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने। नेफ्रॉन, बिल्कुल करेक्ट है महावीर, कि उत्सर्जन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन आपके जो किडनी होती है, प्रत्येक किडनी में लाखों करोड़ों की संख्या में स्थित होते हैं। अब यहाँ पे ये देख लो, ये आपको नेफ्रॉन की संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये एक किडनी की संरचना है, इस एक किडनी की संरचना में ये नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना नेफ्रॉन। अब इसमें ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आपके किडनी होती है, किडनी में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। किडनी में कितने पार्ट होते हैं आपके, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका कॉर्टेक्स का पार्ट, कौन सा पार्ट, कॉर्टेक्स, और एक पार्ट होता है आपके मेड्यूला। एक तो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, एक आपके मेड्यूला का पार्ट। अब इनमें से देखो कॉर्टेक्स का पार्ट कौन सा आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो आपके यहाँ पे कॉर्टेक्स का पार्ट और मेड्यूला का पार्ट दिखाई दे रहा है कि जो आपके पिरामिड के समान जो ये संरचना बनी हुई है, पिरामिड के समान जो संरचना बनी हुई है, ये संरचना तो कौन सा पार्ट कहलाती है, आपके मेड्यूला का पार्ट कहलाती है, जिसे हिंदी में मध्यांश कहते हैं। और जो आपके बाहर वाला ये खाली स्थान, यहाँ पे चारों ओर का जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान का पार्ट कौन सा हो जाएगा, आपके कॉर्टेक्स का पार्ट। ठीक है, जो पिरामिड के समान जो संरचना है वो तो हो जाएगी आपके मेड्यूला, और जो आपके खाली जगह है वो कौन सी हो जाएगी, कॉर्टेक्स। मैं इसी का आपको 3D डायग्राम बता देता हूँ, थोड़ा वेट रखना। अब ये आपके देखो यहाँ पे एक किडनी की संरचना दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है ना एक किडनी की संरचना। तो इस किडनी की संरचना में आप ध्यान देना, ये ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर तो कौन सी संरचना है आपके, एड्रिनल ग्रंथि की। कौन सी, एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि की। दिखाई दे रहा है, क्लियर डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। अब इस किडनी की संरचना में देखना, अब जो आपके ये पिरामिड के समान संरचना है, ये ग्रीन कलर की जो हाईलाइट की है मैंने, अब हाईलाइट की ना ग्रीन कलर की, ये आपके पिरामिड के समान जो संरचना है, इन पिरामिड के समान संरचनाओं को कहते हैं आपके मेड्यूला या मध्यांश पिरामिड, मेड्यूला पिरामिड या मध्यांश पिरामिड। और इसके चारों तरफ जो ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने अब ग्रीन किया पार्ट, ये अब ग्रीन किया पार्ट वो कहलाता है पार्ट आपका कॉर्टेक्स का पार्ट। इस कॉर्टेक्स के पार्ट में यहाँ पे बीच में आपके जो खाली जगह रहती है, कॉर्टेक्स के पार्ट के बीच में और मध्यांश के बीच में जो खाली जगह रहती है, उन्हें कहते हैं बर्टनी के स्तंभ। अभी मैं डायग्राम में बता दूंगा, लिखें। ये आपके 3D स्ट्रक्चर थी किडनी की, ये आपके 3D स्ट्रक्चर किडनी की। अब यहाँ पे देखना, ये वाइट कलर वाला पार्ट, यहाँ पे एक मूत्र नलिका बाहर निकल रही है। क्या बाहर निकल रही है, मूत्र नलिका। मूत्र नलिका का प्रारंभिक भाग कैसा है, आपके चौड़ा भाग है, और पीछे की ओर ये भाग कौन सा है, संकरा भाग है। अब देखो यहाँ पे ये आपके ये मूत्र नलिका हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, ये मूत्र नलिका। मूत्र नलिका का प्रारंभिक भाग क्या है आपके, ये चौड़ा भाग है पूरा। तो इस चौड़े भाग को आपके बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। इस चौड़े भाग को क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, या इसका हिंदी में होता है पेल्विस का वृक्क श्रोणी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे कहते हैं पेल्विस। कि मूत्र नलिका का प्रारंभिक भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है, और अंतिम भाग कैसा होता है, कीप नुमा होता है। तो इसे कहते हैं पेल्विस या वृक्क श्रोणी कहते हैं। एक ये यहाँ पे आपके प्रवेश करिए
रेड कलर की वो तो हो जाएगी महाधमनी, और जो आपके ब्लू कलर की प्रवेश करिए उसे कहते हैं महाशिरा। ठीक है, इतनी संरचना थी आपकी इस किडनी के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो बाहरी स्ट्रक्चर थी इस किडनी की, बाहरी स्ट्रक्चर, इस बाहरी स्ट्रक्चर में कॉर्टेक्स में क्या होता है, यहाँ पे ये देखो छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, क्या है, छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो इन बिंदु के कारण जो आपकी संरचना दिखाई दे रही है, ये बिंदु आपके क्या कहलाते हैं, कणिके में वलकुट भाग, कणिके में वलकुट भाग कहलाता है। अब यहाँ पे जो पीछे इनके बीच में मध्यांश और कॉर्टेक्स के बीच में जो खाली जगह रहते हैं, इन खाली जगहों को ध्यान रखना। यहाँ पे स्पेशल नाम बता रहा हूँ मैं इसका, ये खाली जगह, यहाँ पे ये खाली जगह जो दिखाई दे रही है, इन खाली जगहों को कहते हैं बर्टनी के स्तंभ। क्या कहते हैं, बर्टनी के स्तंभ। आपकी बुक में नाम आया हुआ है एक, देखना आप, बर्टनी के स्तंभ कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं, बर्टनी के स्तंभ। मतलब कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में जो खाली जगह पाई जाती है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में जो खाली जगह पाई जाती है, ये खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह पाई जाती है इन दोनों के बीच में। इन खाली जगह की जो संरचना होती है उन्हें कहते हैं बर्टनी के स्तंभ, या वर्टनी बोल सकते हैं, वर्टनी के स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टनी के स्तंभ कहते हैं। इतनी संरचना याद रहेगी आपको, किडनी की ये संरचना बता दी मैंने। अब मैंने बताया था आपको कि इस किडनी की संरचना में अनेक सारे क्या होते हैं, आपके नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे इस कॉर्टेक्स वाले भाग में देखो, ये कॉर्टेक्स का भाग है, इस कॉर्टेक्स के भाग में ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, नेफ्रॉन्स। कॉर्टेक्स के भाग में क्या है, नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं यहाँ पे, एक तो कॉर्टेक्स का भाग, एक मेडुला का भाग होता है। तो कॉर्टेक्स के भाग में ध्यान रखना कौन कौन से भाग स्थित होते हैं इसके। एक तो होता है आपका मेलपिगी संरचना, एक कौन सी संरचना, मेलपिगी संरचना। इस नेफ्रॉन की संरचना मैं बताऊंगा आपको पूरी, एक बार नाम याद रखना। एक होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। एक होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। कि जो कॉर्टेक्स वाले भाग में कौन कौन से भाग स्थित होते हैं, मेलपिगी नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। इतना ध्यान रखना आप इस किडनी की संरचना के बारे में। फिर आगे बात करते हैं, ये हिंदी में नाम दिए गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो हो गई वृक्क धमनी रेड कलर वाली, ब्लू कलर वाली कौन सी हो गई आपके, वृक्क शिरा। और बाहर की ओर जो ये संरचना निकली, ये संरचना कौन सी हो गई आपके, मूत्रवाहिनी। ये बाहर वाला भाग, यहाँ पे ये बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, वलकुट। अंदर वाला जो पिरामिड के समान जो भाग है, ये सारा पिरामिड के समान भाग, ये पिरामिड के समान भाग है, वो कहलाता है आपका मध्यांश। क्या कहलाता है, मध्यांश। ये अनेक सारी इसके अंदर क्या होती है, संग्राहक नलिका पाई जाती है। ये बेलिनाई की वाहिनी या वर्टनी के स्तंभ कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। और आगे वाला भाग, ये चौड़ा भाग यहाँ वाला, ये कहलाता है आपका कैलिक्स। और इसी का चौड़ा भाग आप इसको क्या बोल सकते हैं, पेल्विस भी बोल सकते हैं। ये आपके किडनी की संरचना थी इतनी। फिर आगे बात करते हैं किडनी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो 4 पार्ट पढ़े थे हमने, एक पार्ट तो कौन सा था आपके किडनी, दूसरा पार्ट कौन सा था, मूत्र नलिका, थर्ड नंबर पार्ट कौन सा था, मूत्राशय, और फोर्थ नंबर पार्ट कौन सा था आपके, मूत्र मार्ग। अब यहाँ पे किडनी की संरचना के बारे में एक एक पॉइंट देखते हैं कि किडनी होती है वो आपके एक जोड़ी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है। किडनी कितनी पाई जाती है आपके, एक जोड़ी पाई जाती है। इस किडनी की संरचना में आगे देखते हैं कि ये कहाँ पे स्थित होता है, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में। कहाँ पे, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती है। इतनी संरचना याद रहेगी। फिर अगला है किडनी का निर्माण भ्रूणीय झिल्ली। कौन सी भ्रूणीय झिल्ली, मेसोडर्म। कौन सी भ्रूणीय झिल्ली के द्वारा किडनी का निर्माण होता है, मेसोडर्म के द्वारा। मेसोडर्म के द्वारा क्या होता है, किडनी का निर्माण होता है। भ्रूणीय झिल्लियाँ कितनी होती है बताओ, कमेंट करके नाम बताओ उनका। भ्रूणीय झिल्लियों के नाम बताओ कौन कौन सी है भ्रूणीय झिल्लियाँ। भ्रूणीय मेम्ब्रेन, एम्ब्रियो मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसे। भ्रूणीय झिल्लियाँ कौन कौन से, कमेंट करके बताओ नाम बताओ भ्रूणीय झिल्लियों के कौन कौन सी भ्रूणीय झिल्लियाँ है, नाम बताओ।
भ्रूणीय झिल्लियों के नाम बताओ, कौन कौन सी भ्रूणीय झिल्लियाँ हैं। एक तो हो गई एक्टोडर्म, और कौन सी हम आवे, एंडोडर्म, और कौन सी हो जाएगी, मीजोडर्म। हाँ, ये 3 प्रकार के आपके भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है, एक तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और यहाँ पे जो किडनी होती है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, मीजोडर्म के द्वारा होता है। तो बताओ त्वचा होती है, उस त्वचा का निर्माण कौन सी भ्रूणीय झिल्ली के द्वारा होता है। त्वचा का निर्माण सिर्फ अधिचर्म का बता दो मुझे कि अधिचर्म का निर्माण कौन सी भ्रूणीय झिल्ली के द्वारा होता है। 21 चैप्टर में पढ़ा था। सिर्फ अधिचर्म एपिडर्मिस का बता दो कौन सी भ्रूणीय झिल्ली के द्वारा होता है। एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये दो आपके इन भ्रूणीय झिल्लियों के द्वारा किसका निर्माण होता है, त्वचा का। और मीजोडर्म के द्वारा किसका निर्माण होता है, किडनी का निर्माण होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। किडनी का रंग कैसा होता है, गहरा लाल कलर। अब देखो यहाँ पे इसकी साइज बताई गई है यहाँ पे कि 10 से 11 सेंटीमीटर तो क्या होती है, लंबी। जो किडनी की आपकी ये संरचना होती है, इस संरचना में ये लंबाई है कितनी हो जाएगी, इससे आपके 10 से 11 सेंटीमीटर। और जो आपके चौड़ाई है ये कितनी हो जाएगी, आपके 5 से 6 सेंटीमीटर। और जो इसकी मोटाई होती है ये मोटाई कितनी हो जाएगी, आपके 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर आगे बात करते हैं इसमें कि जिस भाग से वृक्क धमनी तंत्रिका किडनी में प्रवेश करते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, हाइलम। कौन सा भाग है मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके आगे वाला पार्ट, यहाँ वाला भाग कौन सा कहलाता है, आपका हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइलम। इस आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हाइलम। क्योंकि इसी भाग से हमारे शरीर में क्या होता है कि जो तंत्रिका और जो वृक्क धमनियाँ होती है वो प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस भाग से वृक्क धमनी तंत्रिका किडनी में प्रवेश करती है उस भाग को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। किडनी के ऊपर अधिवृक्क नामक एक क्या पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क। और ये किस प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बताओ आप कमेंट करके कि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का उत्सर्जन करती है या एंजाइम का। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्रावित करती है या एंजाइम स्रावित करेगी। हार्मोन। तो यहाँ पे जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर जो अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है वो हार्मोन रिलीज करती है। और वो कौन सा हार्मोन होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। ये आपके किडनी की संरचना के बारे में था इतना। फिर आगे जाते हैं हम मूत्रवाहिनी की संरचना पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट था ना हमारा इसमें कि उत्सर्जन तंत्र के 4 पार्ट थे, उसमें से फर्स्ट नंबर हमने किडनी का देख लिया। फिर सेकेंड नंबर है आपके मूत्रवाहिनी। कि मूत्रवाहिनी क्या होती है, किडनी की नाभि से, नाभि मतलब हाइलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभि। हाइलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभि। नाभि से लंबी संकरी नलिका निकलती है जिसे क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। ये देखो हाइलम है यहाँ पे, ये आगे वाला पार्ट यहाँ पे क्या कहलाता है, ये हाइलम। इससे एक ये संकरी नलिका निकल रही है। इस संकरी नलिका को क्या कहते हैं, मूत्र नलिका या मूत्रवाहिनी कह सकते हैं। मूत्र नलिका या मूत्रवाहिनी। कि किडनी से आपके क्या निकलती है, एक संकरी नलिका निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं या मूत्र नलिका। फिर आगे क्या, इसका प्रारंभिक भाग चौड़ा कीपनुमा होता है जिसे क्या कहते हैं, वृक्क श्रोणी या पेल्विस। जिसे क्या कहते हैं, वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। अग्रभाग क्या होता है, चौड़ा। अब यहाँ पे देखो, ये इसका मूत्र नलिका का अग्रभाग यहाँ पे ये चौड़ा दिखाई दे रहा है सारा, कि मूत्र नलिका का अग्रभाग ये चौड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं, वृक्क श्रोणी या पेल्विस। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। ये मूत्र नलिका का आगे का भाग चौड़ा होता है जिसे वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। इसके बारे में अगला क्या है आपके, कि पेल्विस से प्रारंभ होकर दोनों मूत्रवाहिनी नीचे की ओर जाकर किस में खुलती है, आपके मूत्राशय में खुलती है। दोनों मूत्रवाहिनी होती है वो नीचे की ओर जाकर किस में खुलती है, मूत्राशय में। अब यहाँ पे इस संरचना में देखना कि ये आपके दोनों मूत्रवाहिनी यहाँ से निकल रही है,
ये मूत्रवाहिनी आगे चल करके किससे जुड़ी होती है? आपकी मूत्राशय से। किससे जुड़ी होती है? मूत्राशय से जुड़ी होती है। मूत्राशय से जुड़ने के बाद में अगली संरचना क्या है आपके इसमें? मूत्राशय में जाकर खुलती है। और मूत्राशय क्या आपके एक थैले जैसी संरचना है, जिसमें मूत्र क्या होता है? संग्रहित। मूत्र क्या होता है? संग्रहित। कि मूत्राशय एक थैले जैसी संरचना है और जिसमें मूत्र क्या रहता है? संग्रहित रहता है। ठीक है, ये इतनी संरचना थी आपके, एक तो वृक्क के बारे में, किडनी की संरचना, मूत्रवाहिनी के बारे में, मूत्राशय के बारे में। अगला पार्ट देखते हैं हम आपके मूत्र मार्ग के बारे में। किसके बारे में? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के बारे में अगली संरचना क्या है आपके? मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। 3 पार्ट तो देख लिए, लास्ट पार्ट कौन सा हमारे? मूत्र मार्ग। कि ये मूत्र मार्ग क्या होता है? एक पतली नलिका होती है। क्या होती है? एक पतली नलिका। मूत्र मार्ग में क्या होता है? एक पतली नलिका होती है। ये पतली नलिका होती है, इस पतली नलिका को क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। और इसी नलिका के द्वारा मूत्र का बाहर उत्सर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? इस नलिका से ही मूत्र का बाहर विसर्जन किया जाता है। मूत्र का बाहर विसर्जन करने के बाद में क्या होता है? कभी कभी आपने सुना होगा हमारे शरीर में तो किसका उत्सर्जन किया जाता है? यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है मूत्र के द्वारा। कि जब हमारे शरीर में क्या होता है? पानी की जब कमी होती है, पानी की अगर कमी हो जाती है किसी पार्ट में, तो जो हमारे शरीर में यूरिक अम्ल होता है, ये यूरिक अम्ल चला जाता है आपके जोड़ों में। जो जोड़े होते हैं पैर के, उन जोड़ों में चला जाता है। यूरिक अम्ल क्या करता है? उन जोड़ों में चला जाता है, जिसके कारण जोड़े क्या होते हैं? आपके दर्द करने लगते हैं। जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है। इस दर्द के कारण ही क्या होता है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपके जोड़ों में क्या जमा हो गया? यूरिक अम्ल जमा हो गया। क्या जमा हो गया? यूरिक अम्ल। और इस दर्द होने को क्या बोलते हैं? गठिया की बीमारी। क्या बोलते हैं? गठिया की बीमारी बोलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोड़ों में क्या जमा हो गया? आपके यूरिक अम्ल। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या जमा हो जाता है? आपका यूरिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जोड़ों में दर्द होता है। इतना था आपके इस मूत्र मार्ग के बारे में। 4 संरचना पढ़ ली। इस संरचना के बाद में अगली बात करते हैं हम किडनी की आंतरिक संरचना। बता दी मैंने कि किडनी की आंतरिक संरचना में कितने पार्ट होते हैं आपके? 2 पार्ट होते हैं। एक तो कौन सा? कोर्टेक्स का पार्ट। एक कौन सा पार्ट होता है? आपके मेड्यूला का पार्ट होता है। कोर्टेक्स के पार्ट में क्या होती है? आपके कणिकीय संरचना पाई जाती है। जबकि आपके जो मेड्यूला का पार्ट होता है वो आपके एक पिरामिड के समान होता है। किसके समान होता है? पिरामिड के समान। अब यहाँ पे इतना देखने के बाद में अगली संरचना होती है आपके नेफ्रॉन्स की संरचना। किसकी संरचना होती है? नेफ्रॉन्स की संरचना। वो हम पढ़ेंगे आगे की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कल बाकी क्लास कल मॉर्निंग में होगी और उसका टाइम रहेगा आपके 11 AM to 12 AM तक। समझ में आया इतना? कमेंट करके बताओ समझ में आया तो। और वापस देखना हाईलाइट के तौर पर, तो मैं जल्दी जल्दी ये बता देता हूँ वापस, जो भी पेज थे वापस बता देता हूँ। एक बार देख लो आप फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना? वापस फर्स्ट चैप्टर से वापस देख लो एक बार। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल में क्या होता है? आपके नाइट्रोजन होता है। CO2 का उत्सर्जन श्वसन के द्वारा कर दिया जाता है और नाइट्रोजन का उत्सर्जन तंत्र के द्वारा किया जाता है। इस उत्सर्जन तंत्र में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया। जीव आपके 3 टाइप के होते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, ठीक है? इस आधार पर, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर जीव 3 प्रकार के: अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनिया सर्वाधिक विषैला, यूरिया अमोनिया से कम विषैला और यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है। अमोनिया को अधिक जल की आवश्यकता होती है बाहर निकालने के लिए, यूरिया को पर्याप्त पानी की आवश्यकता और यूरिक अम्ल को सबसे कम पानी की आवश्यकता। अमोनिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? फिश, क्योंकि इसके पास क्या होता है? ज़्यादा पानी। यूरिया में क्या हो जाएगा? स्तनधारी या मनुष्य, जिसके पास पर्याप्त पानी होता है। और यूरिक अम्ल में क्या हो जाएगा? आपके मरुस्थलीय जंतु और आपके पक्षी, इनके पास कम पानी होता है, इसीलिए ये आसानी से उड़ सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कशेरुकों के प्रमुख उत्सर्जन
किडनी, फेफड़े, यकृत, आंत और त्वचा के बारे में। फिर अगली संरचना देखी थी हमने, उत्सर्जन के भाग कितने होते हैं? 4। किडनी, मूत्र नलिका, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये 4 भाग थे। फिर आगे हमने पढ़ा था ये किडनी की संरचना के बारे में, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है वो ध्यान में रखना कि दोनों कशेरुक, जो कशेरुक होते हैं उसके दोनों तरफ, मतलब उदर गुहा के पार्श्व भाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वजन ध्यान रखना 150 से 170 ग्राम। और संरचना हमने देख ली, जो बायां वृक होता है वो आपकी थोड़ा ऊपर और दायां वृक होता है वो थोड़ा नीचे की ओर होता है। ये मूत्रवाहिनी आगे चल करके किससे जुड़ी होती है? यहाँ पे मूत्राशय से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मूत्राशय से जुड़ी होती है। ये मूत्राशय से जुड़ी हुई है ये आपके मूत्रवाहिनी आगे चल करके। फिर आगे क्या आपकी संरचना में ये हमने पढ़ी थी यहाँ पे किडनी की एक संरचना। किडनी की एक संरचना में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो कॉर्टेक्स का भाग, एक मेड्यूला का भाग। एक कौन सा भाग होता है? आपके कॉर्टेक्स। 2 भाग देखे थे। और दूसरा कौन सा होता है? मेड्यूला का भाग। इन भागों को कल मैं वापस बता दूंगा एकदम अच्छे से। नेफ्रॉन्स की संरचना पढ़ेंगे तो ये भी काम आएगा वापस। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ये आपके इस आगे वाले भाग से क्या निकल रही है बाहर? मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी का अग्र भाग क्या होता है? चौड़ा, और जिसे क्या कहते हैं? श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलम, पेल्विस दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। मेड्यूला क्या होती है? आपकी एक पिरामिड के समान संरचना होती है। कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में यहाँ पे खाली जगह होती है। ये खाली जगह ध्यान रखना, ये खाली जगह होती है। इन खाली जगहों को क्या कहते हैं? वर्तनी के स्तंभ। क्या कहते हैं? वर्तनी के स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तनी के स्तंभ। वर्तनी कह सकते हैं या वर्तनी कह सकते हैं। फिर अगली संरचना हमने पढ़ी थी, ये हिंदी में नाम दिए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। वलकोट, मध्यांश, संग्रह नलिका, बेलिनाई, कैलिक्स और पेल्विस। फिर हमने पढ़ा था आगे किडनी की आंतरिक संरचना एक जोड़ी पाई जाती है, उदर गुहा के दोनों ओर। मेसोडर्म से इसका निर्माण होता है, गहरा लाल रंग होता है। ये आपकी इसकी साइज लिखी हुई थी। और किडनी का जो प्रारंभिक भाग होता है वो आपके हाइलम कहलाता है, और इसके ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। फिर मूत्रवाहिनी के बारे में देखा था, ये एक लंबी संकरी नलिका है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। प्रारंभिक भाग चौड़ा कीपनुमा होता है जिसे श्रोणी पेल्विस कहते हैं। और पेल्विस से होकर दोनों मूत्रवाहिनी आगे चलकर किससे जुड़ी होती है? मूत्राशय से जुड़ी होती है। मूत्राशय क्या आपके एक थैले समान संरचना जिसमें क्या होता है? मूत्र संग्रहित रहता है। बस ये आपकी इतनी संरचना थी। और एक ये यहाँ पे यूरिक अम्ल की एक्स्ट्रा जानकारी याद रखना कि जब जोड़ों में दर्द होता है तो वहाँ पे क्या जमा हो जाता है? आपका यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता है, जिसे गठिया की बीमारी भी कहते हैं। घर में सुना होगा आपने कि बूढ़े जो होते हैं उनके जोड़ों में दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है? उनके जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। तो ये आपके लिए आज का इतना ही, और कल का जो भी टॉपिक रहेगा वो कल मॉर्निंग में पढ़ेंगे। आया समझ में सारा? कमेंट करके बता दो, फिर मैं एंड कर रहा हूँ। ओके वीरेंद्र, अच्छे से पढ़ना, कोई वापस समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। और ओके बाय। नेक्स्ट टाइम कल सुबह 11 AM से रहेगा। ओके बाय।